कपिस्थल से कैथल तक के बीच का सफर, उसमें मुगल का भी राज आया, फिर अंग्रेजों का भी राज आया, उसमें कौन कौन सी हानियां कैथल ने झेली? कपिस्थल से कैथल का सफर बहुत ही रोमांचकारी, संघर्षपूर्ण, गौरवमय। महर्षि कपिल, महर्षि गौतम, महर्षि व्यास, महर्षि फल्गु, महर्षि पुंडरीक, उनकी जिसे कहते हैं ये कर्मस्थली रहा है। कैथल का संबंध जो है सिंधु घाटी से है। यहाँ पर सिंधु घाटी का क्षेत्र में, इस एक क्षेत्र में ये सिंधु घाटी की सभ्यता का क्षेत्र है। कैथल जो है गुर्जर प्रतिहारों के अधीन रहा। मिहिर भोज बहुत बड़े प्रसिद्ध राज शासक हुए हैं, तो उनके काल में कैथल उनका राज्य का एक हिस्सा था। भारत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्ताना के वध यहीं पर किया था कैथल के हिंदुओं ने। कैथल जो है ये नाभा, जींद और ये जो दूसरे स्टेट हैं, बुढ़िया और थानेश्वर, ये तो बहुत छोटी छोटी स्टेट थी कैथल के मुकाबले। विद्यार झील कब की स्थापित है? देखिए विद्यार झील नहीं, ये तो तालाब है एक्चुअली कि ये महाभारत कालीन है। इसका वास्तविक नाम है बृहद केदार। भारत में 5 केदार तीर्थ है, तो ये उनमें से एक है। और ये जो किला है भाई उदय सिंह का, ये अकबर ने बनवाया था। इस किले के अंदर तहसील का दफ्तर था, इस किले के अंदर जेल थी, इस किले के अंदर खजाने का दफ्तर था। पहले जो राजा लोग किला बनाते थे तो किले के बराबर में खाई खोदते थे और उसमें पानी भर देते थे, जैसे लाल किले के साथ। यस। अंग्रेजों के खिलाफ समय समय पर स्वतंत्रता आंदोलन चले, संग्राम चले, तो इसमें कैथल की कितनी भूमिका थी आंदोलन में? फतेहपुर का युवा गिरधर आलूवालिया वो आया, उसने एक अंग्रेज अधिकारी को देखा, वो बाहर घूम रहा था, उसने उसको गोली मारकर उसने हत्या कर। 1937 में कैथल में एक आंदोलन और हुआ, और वो था भाई आर्य समाज का। क्योड़क गांव के 67 आदमी अलग अलग समय पर निजाम के अगेंस्ट आंदोलन में गए, जिनको वहां पर गिरफ्तार किया गया। तो अंग्रेज सरकार, अंग्रेज पुलिस डर गई, तो उन्होंने ये मुंडरी और कैथल के बीच में एक जगह है, वहां पर काली मिट्टी होती थी, बुरी तरह से गिरधर आलूवालिया को गोली मार कर दिया। हमारे बुजुर्ग सुनाया करते हैं, मैं तो बहुत छोटा था, पैदा भी नहीं हुआ था, शहर में मुनादी हो गई थी, कोई घर ऐसा नहीं था जो आजादी के जुलूस में ना गया। लोगों में अपार जोश था, गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाते हुए छज्जू कुंड पर पहुंचे। सर, आपसे निवेदन है कि आप कपिस्थल से कैथल तक का जो सफर है, कृपया उसके ऊपर प्रकाश डालें। कपिस्थल से कैथल का सफर बहुत ही रोमांचकारी, संघर्षपूर्ण, गौरवमय है, और इतिहास के पहलू से अगर हम देखें बहुत ही स्वर्णमय है। अच्छा जी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कपिस्थल यानी कि वर्तमान कैथल प्राचीन काल का कपिस्थल, हाँ जी, विश्व की, अब आप विश्व की प्राचीनतम नदी, द ओल्डेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज सरस्वती। विश्व की प्राचीनतम नदी सरस्वती के पुण्य क्षेत्र में कपिस्थल नगर बसता है। और ये कपिस्थल नगर अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के लिए भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध और ऐतिहासिक शहर है। इसमें जो है प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इन तीनों में जिसे कहते हैं, हमें बहुत ही गौरवमय इतिहास के देखने को मिलता है। प्राचीन काल में ये क्षेत्र जो है महर्षि कपिल, महर्षि गौतम, महर्षि व्यास, महर्षि फल्गु, महर्षि पुंडरीक, उनकी जिसे कहते हैं ये कर्मस्थली रहा है। मध्यकाल में प्रसिद्ध सूफी संत सुगमुद्दीन, मुक्सुद्दीन, मुजमुद्दीन, उनकी जो है ये कर्मस्थली रहा है। और आधुनिक काल में विश्व विख्यात
स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो विवेकानंद के गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस के गुरु तोतापुरी जी, वेदांती गुरु, जिन्होंने तोतापुरी जी ने रामकृष्ण परमहंस को वेदांत की शिक्षा दी थी। और वो तोतापुरी जी हमारे कैथल से थे। अच्छा। ये बाबा लदाना जो है, यहाँ पर ये जो बाबा लदाना में राजपुरी जी की चौथी पीढ़ी में आती है तोतापुरी जी। और प्रसिद्ध जिसे कहते हैं लेखक भाई संतोख सिंह। भाई संतोख सिंह लेखक तो पंजाबी के हैं, लेकिन उनका विश्व विख्यात जो लेखक है उनमें अनवार डाल। आज दुनिया के जितने भी गुरुद्वारों में जो सुबह शाम प्रार्थना की जाती है वो उनके छंदों के द्वारा की जाती है। उन्होंने नाम कोश, गुरु प्रताप सूरज और वाल्मीकि रामायण पर टीका लिखी है, आत्म पुराण लिखा है, बहुत ग्रंथों की रचना की। आप उनका गुरु प्रताप जो सूरज है उसमें 51,829 श्लोक है, छंद, इसको आप श्लोक कह सकते हैं। अब आप ये देखें कि इतना बड़ा ग्रंथ एक व्यक्ति, तो वो भाई संतोख सिंह हमारे यहाँ कैथल में थे। भाई उदय सिंह जो कैथल के आखिरी सिख शासक थे, 1823 से 43 तक जिनका राज रहा, वो उनके राजकवि थे। तो आधुनिक काल में जो है हमारे यहाँ पर तोतापुरी जी और ये भाई संतोख सिंह जी के बड़ा वर्णन आता है। कैथल का जो है इतिहास, प्राचीन इतिहास में, पौराणिक इतिहास में वर्णन मिलता है। जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि कैथल का महाभारत के वन पर्व में, महाभारत के उद्योग पर्व में कपिस्थल का जिक्र आता है। बिल्कुल। उसके बाद पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें कैथल का वर्णन आता है। कैथल का संबंध जो है सिंधु घाटी से है। यहाँ पर सिंधु घाटी का क्षेत्र में, इस एक क्षेत्र में ये सिंधु घाटी की सभ्यता का क्षेत्र भी था। हमारे यहाँ पर कई स्थानों पर जो खुदाई हुई उसमें सिंधु घाटी के अवशेष मिले हैं। कैथल में ही एक गांव है बाड़ू, तो बाड़ू में काफ़ी मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां, कुछ मुद्राएं मिली हैं। ये पोलड़ थे, सीवड़ से थोड़ा आगे है। यहाँ पर थे एक आगे, इसके साथ ही थोड़ी सी दूर पे थे नेवल, थे मुकेरियाँ। तो इन स्थानों पर जो है सिंधु घाटी के अवशेष मिले हैं। तो इनसे लगता है कि ये शहर जो है हड़प्पा काल में भी ये शहर था। उसके बाद ये हमारे क्योड़क से आगे जो है योधे गणराज्य के सिक्के मिले हैं। अच्छा। तो कैथल जितना प्राचीन, विश्व का प्राचीनतम जिसे कहते हैं, वो सब जिसे कहते हैं सांस्कृतिक नगर कैथल था। बाद में जो चंद्रगुप्त मौर्य है, मौर्य काल में कैथल का वर्णन आता है, क्योंकि मैगस्थनीज इस इलाके से गुजरा था। मैगस्थनीज ने इंडिका, अपनी पुस्तक इंडिका में कैथल को कम्बोस्थल लिखा है। और उसके बाद जो है ना, ये मौर्यों के बाद यहाँ पर गुप्त वंश का शासन आया, जो बड़ा प्रसिद्ध थे गुप्त शासक, जिन्होंने तीसरी, चौथी, 5वीं शताब्दी में जिनका बड़ा प्रसिद्ध राज्य था। तो उस काल में बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। वराहमीर अपनी पुस्तक वृद्ध संहिता में उन्होंने कैथल का जिक्र किया, कपिस्थल का। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिन्होंने 376 से और 414 तक हुकूमत की पाटलिपुत्र पर, तो ये चंद्रगुप्त, तो ये प्राचीन काल का स्वर्ण युग कहलाता है। इस पीरियड में चीन से बड़े प्रसिद्ध यात्री आए थे, उनका नाम था फाहियान। और फाहियान 398 में आता है, भारत का उसने भ्रमण किया और उसके बाद वो 12 में लौटता है, 14 में चीन पहुंचता है, 414 में। तो उसने जो अपने संस्मरण लिखे तो उनमें वो कैथल का वर्णन करता है, कपिस्थल का। उसके बाद हर्षवर्धन के राज्य में कैथल उनका एक प्रसिद्ध इलाका था। हर्षवर्धन के काल में एक और चीनी यात्री आता है, उसका नाम है ह्यूनसांग। तो ह्यूनसांग भी कई साल यहाँ पर रहा। ह्यूनसांग यहाँ पर उसने जो है 529 में वो आता है, और फिर वो 643 में ताम्रलिप्ति की बंदरगाह से जाता समुद्र के रास्ते से चीन है। उसको यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। उसने वहां जाकर एक पुस्तक भी लिखी थी, अपने संस्मरण लिखे, उसे कहते हैं CU की चीनी भाषा में, जिसका मतलब है रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड।
पश्चिमी जगत का वृतांत, तो उसमें हांस हुनसान जो है वो कैथल का वर्णन करता है। तो उसके बाद कैथल जो है ये गुर्जर प्रतिहारों के अधीन रहा। मिहिर भोज बहुत एक बड़े प्रसिद्ध राज शासक हुए हैं, तो उनके काल में कैथल उनका राज्य का एक हिस्सा था। इसी वंश का एक और बड़े बड़े प्रसिद्ध शासक हुए महेंद्रपाल, तो उनके काल में भी हिस्सा था। तो मिहिर भोज के और महेंद्रपाल के काल के सिक्के जो है वो कैथल के आसपास पाए गए हैं, तो इनसे लगता है कि कैथल बहुत प्राचीन है। इनके बाद जो है, इसके बाद जो है कैथल जो है फिर मुसलमानों के अधीन आता है। एक्चुअली 1192 में जब तराइन की सेकंड बैटल ऑफ तराइन में 1192 में फाइनली पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी ने पराजित कर दिया, उसके बाद उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ बिठाकर और अपनी हुकूमत शुरू की। तो कुतुबुद्दीन दिल्ली का पूरा सूबा एक प्रकार उसने था, तो कैथल जो है कुतुबुद्दीन के अधीन था। कुतुबुद्दीन के डेथ के बाद अल्तमश आते हैं, अल्तमश के बाद उसके उत्तराधिकारी आते हैं जिनमें बहराम, रुकनुद्दीन, आराम शाह, फिरोज तुगलक, रजिया बेगम, बाद में बलबन। तो ये सब के कैथल जो है इनके अधीन रहा। और इसी कैथल में ही 13 नवंबर 1240 को भारत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्ताना के वध यहीं पर किया था कैथल के हिंदुओं ने। यहाँ से ये जो हमारी कैथल मानस के पास नहीं, ये कैथल डिस्ट्रिक्ट जेल है। अच्छा, इसके साथ ये जो गुरुद्वारा नीम साहब के बराबर से लेना, तो यहाँ पर उनका वो स्मारक भी बना हुआ है कैथल। तो उसके बाद जो है ये चलता रहा। बाद में फिर जब यहाँ पर जो है ना इस काल में एक और चीज़ थी कि यहाँ पर कैथल की महत्वता बहुत ज़्यादा बढ़ी। वो हुआ यूं कि बहुत से सैयद, जैसे हमारे हिंदुओं में ब्राह्मण होते हैं, ये मतलब कर्मकांड करते हैं, पढ़ाई लिखाई में विद्वान में, तो प्राचीन काल में मुसलमानों में कम्युनिटी होती थी, उनको सैयद कहते थे। तो सैयद परिवार बगदाद से दिल्ली आ रहे थे, तो ये कैथल जो है ये रास्ते में पड़ता था। लाहौर से दिल्ली के रास्ते में कैथल पड़ता था, क्योंकि उस समय जीटी रोड नहीं बना था। जीटी रोड तो ये शेरशाह ने बनवाया है, उससे पहले कैथल की बड़ी महत्वता थी। क्योंकि लाहौर से जब कोई भी व्यक्ति जब दिल्ली जाता था, लाहौर से या मुल्तान से, तो कैथल रास्ते में पड़ता था। वो मुल्तान से इधर आते थे समाना, समाना से गग्गर पार करके, और ये कैथल से असंध, ये सफीदो पानीपत होकर ना, ऐसे ये रास्ता था। तो इस सारे व्यापारी इसी रास्ते से आते थे। तो सैयद जो आए तो उन्होंने कैथल की वातावरण को देखा, यहाँ की जलवायु को देखा, यहाँ की ग्रीनरी को देखा, वो बड़े प्रभावित हुए, वो यहीं रह गए। तो इससे कैथल में मुसलमानों की संख्या बढ़ी। और शेख मुगसुद्दीन, जो कि बहुत बड़े सूफी संत माने जाते हैं मध्यकाल के, मुजमुद्दीन, वो यहीं के थे। तारीख फिरोज शाही दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा ग्रंथ है। जियाउद्दीन बर्नी इतिहासकार ने लिखा। जियाउद्दीन बर्नी की माँ कैथल की थी। अच्छा, यानी कि जियाउद्दीन बर्नी की ननिहाल कैथल थी। और खिजर खां जो कि सैयद वंश का संस्थापक था, वो कैथल से बिलोंग करता था। बलबन के काल में एक प्रधानमंत्री बना हमासुद्दीन, वो कैथल का था। रजिया बेगम का वध यहाँ पर कैथल हुआ। तो इस प्रकार कैथल जो है ये उस समय भी कैथल का काफ़ी एक यू कैन से एक गौरव में पक्ष जो है कैथल का। बाद में यहाँ पर जो है मुगल आ गए। तो मुगल आए तो बाबर ने, प्रथम शासक था, तो उसने पीर मंगलोई को पानीपत का शासक बनाया। तब कैथल जो है वो मुगलों के अधीन रहा। और ये कैथल मुगलों के अधीन 1738 तक रहा, 1530 से और 1738 तक। तो इस काल में आखिरी तो ये जो क्या कहते हैं अपने दिल्ली सूबे के अंडर कैथल होता था। दिल्ली सूबा जो है वहाँ पर डायरेक्ट सम्राट बैठता था। बल्कि अकबर ने यहाँ पर एक नहर भी बनवाई थी। ऐसा आईने अकबरी में अब्दुल फज्जल ने लिखा है कि अकबर ने कैथल में नहर बनाई और एक नहरी कानून भी था। जैसे सिंचाई कर देते हैं ना लोगों से
सरकार से जो लोग पानी लेते हैं, खेती वगैरह। नहरी पानी लेते हैं, तो एक कर था सिंचाई का, तो उसको कैथली कानून कहते थे। अच्छा। तो ये आईने अकबरी में अब्बुल फज्जल इसका जिक्र करता है, लिखता है। कैथल नहर का भी लिखता है और कैथली कानून का भी लिखता है। और ये जो किला है भाई उदय सिंह का, ये अकबर ने बनवाया था। अच्छा। अकबर ने शुरुआत की थी, किला तो बनवाया बाद में सिखों ने। तो उस वक्त केवल ये मिट्टी का स्थान था, यहाँ पर पशु बांधे जाते थे, यानी कि सैनिकों के जो घोड़े हैं, जानवर हैं, वो बनते थे। तो चारों तरफ मिट्टी की एक दीवार सी बना दी गई, परकोटा बना के, और ये केवल मिट्टी का था। इसको किले का रूप जो है वो तो सिख शासकों ने दिया है। तो इस प्रकार जो है फिर ये 1738 में एक बिलोच सरदार था, ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने उसको दे दिया। तो 38 से 55 तक बलोचों के अंडर रहा। 55 में ये आती हैं अपने क्या कहते हैं अफगानों का एक शासक था नियामत खां। उसने बलोच सरदार को अजीब मुल्क को पराजित करके कैथल पर अपना राज किया। और 55 से 1755 से 1756 तक 56 से और 67 तक नियामत खां की हुकूमत रही। और 1767 में कैथल की किस्मत ने बड़ा जबरदस्त एक बदलाव हुआ कि जब यहाँ पर सिखों का शासन शुरू हुआ। सिखों का पहले शासक थे भाई देसू सिंह, और उन्होंने यहाँ पर सिखों के राज्य की स्थापना की। भाई देसू सिंह को इनको भाई इसलिए कहते हैं ये कि वास्तव में तो ये शेरे पंजाब का लेखक लिखता कि ये जैसलमेर के राजपूत घराने से थे। अच्छा। और सिखों के छठे गुरु ने इन देसू सिंह के एक पूर्वज को भाई का खिताब दिया था, उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर। तब से अपने आगे भाई लिखने लगे। और भाई देसू सिंह ने कैथल को जीतकर नियामत खां से अपने यहाँ पर हुकूमत स्थापित की थी। 1767 से 1781 तक यहाँ पर देसू सिंह का राज रहा। देसू सिंह ने न केवल इस इलाके को जीता बल्कि आसपास, आप इधर करनाल रोड पे अगर जाएं तो बस्तली झाल जो है, बस्तली, यहाँ तक देसू सिंह की हुकूमत थी। अगर कुरुक्षेत्र रोड पे जाएं तो आपके पपड़ावा के बाद जो ये पिंडारसी है, नहर ये है, यहाँ तक उसकी हुकूमत थी। बाद में आगे थनेसर की। और इधर गुला चीका की तरफ, गुला चीका ये जो बिल्कुल नवा काम जो है, समाणा का एक तरह से बॉर्डर लगता था। और इधर जो है जींद की तरफ अगर जाए तो किठाना के बाद जो है यहाँ तक जो है कैथल की। तो कैथल की एक बहुत बड़ी रियासत है। अब आप ये देखिए कि कैथल सिखों की इतनी बड़ी जो पूर्वी पंजाब की जो बड़ी रियासतें थी, कैथल की गणना उनमें होती है। सबसे ज़्यादा आमदनी पटियाला स्टेट की थी। पटियाला के बाद नंबर 2 पे इनकम कैथल की थी। अच्छा। यानी कैथल जो है ये नाभा, जींद और ये जो दूसरे स्टेट हैं, बुढ़िया और थानेसर, ये तो बहुत छोटी छोटी स्टेट थी कैथल के मुकाबले। तो 1781 तक जो है देसू सिंह ने राज किया। 1781 में उसका बेटा लाल सिंह, 81 से और जिसे कहते हैं 10 तक उसका राज रहा। तो उसने जो है 14 तक 1814 तक वो यहाँ का शासक रहा। तो लाल सिंह ने काफ़ी मेहनत की। लाल सिंह ने तो ये किला बनवाना शुरू किया, चारों तरफ इसके परकोटे पक्के बनवाए ईंटों के, बहुत शानदार, बड़ी बड़ी शानदार ऊंची ऊंची मीनारें बनाई, बहुत दूर दूर से दिखाई देता। और उसने ये घग्गर के पास, घग्गर नदी है, ये पुल भी यहाँ पर बनवाया, सरस्वती भी एक पुल बनवाया। तो काफ़ी काम उसने किया था। बाद में उसकी डेथ हुई तो उसका एक छोटा सा बेटा अल्पवयस्क, वो हार्डली 6 साल का था, वो गद्दी पर बैठा। उसका नाम प्रताप था। उसकी माँ उसकी संरक्षिका थी, उसकी डेथ हो गई। और फिर सही में सिखों का स्वर्णकाल शुरू होता है 1823 में, जब भाई उदय सिंह गद्दी पर बैठे। भाई उदय सिंह बहुत योग्य व्यक्ति थे। भाई उदय सिंह के काल में कैथल का चौमुखी विकास हुआ। देखिए, ये कैथल के जितने जो गेट हैं
ये चारों तरफ कैथल के जो कोर्ट बनाया गया और ये जो गेट स्थापित किए गए, ये भाई उदय सिंह के काल में। जैसे माता गेट, ये हिंद सिनेमे के पास है, इसे क्योड़क गेट कहते थे क्योंकि ये रास्ता क्योड़क को जाता था। क्योड़क गेट के बाद माता गेट था, माता गेट सामने माता है, माता से अगला गेट सीवन गेट था, वो रास्ता सीवन को जाता था। उससे आगे डोगरा गेट था, डोगर मुसलमान वहाँ पर रहते थे। उससे आगे जिसको आजकल प्रताप गेट कहते हैं, ये जो है इसे कसाई वाला कसाब गेट कहते थे। यहाँ पर कसाई रहते थे। अच्छा। वो तो 1947 के बाद जब मुसलमान यहाँ से चले गए तो ये शर्रा पंजाबी आए तो इनको थोड़ा सा ये बुरा और लगता था कि भी कसाईयों वाला दरवाजा कहते हैं इसको, तो उन्होंने फिर इसका नाम प्रताप गेट रखा। तो अब तब से इसको प्रताप गेट कहते हैं। आगे जो है ये चिंदाना गेट, क्योंकि ये रास्ता चिंदाना को जाता था। तो उसके बाद ये जब कैथल में रेल आ गई, वैसे पहली बार रेल तो कैथल में 1899 में आई थी, लेकिन वो वैसे चली। लेकिन विधिवत जो है जो रेल शुरू हुई नरवाना से कैथल, रेलवे स्टेशन वगैरह ये कलायत सजूमा वगैरह जो बने, ये 1911 में शुरू हुआ। फिर ये एक गेट बना, रेलवे गेट। और उसके बाद जब यहाँ पर अंग्रेजों का राज शुरू हो गया तो यहाँ पर जब एसडीएम की कोठी बनी, अंग्रेज अफसर था, तो ये जो जहाँ आजकल शहीदी स्मारक है, तो इस फिर यहाँ पे इसको कोठी गेट कहने लगे। तो ये ऐसे जो है ये सारे गेट जो है, कोठी गेट और रेलवे गेट को छोड़कर बाकी जो दूसरे गेट है 6 गेट है, ये भाई उदय सिंह ने बनवाए। ये जो बै है जिसको आप बावड़ी कहते हैं, इसको पक्का उदय सिंह ने करवाया। ये विरुद्ध केदार को, 11 रुद्री को, इन्हीं को नहीं है, क्योड़क के, मागो माजरी के, शेरगढ़ के, ड्योढ़ खेड़ी के, आसपास के क्षेत्र के, बलवंती के, दसवंती के, नोच के जितने भी तालाब थे सबको पक्का करवाया गया। यानी कि उनको वहाँ बुर्जियाँ बनाई गई, मतलब जो कच्चे घाट थे सबको पक्का। और एक और चीज़ सबसे बड़ी बात है, ये आवागमन के साधन बड़े। ये पहले कैथल में शहर जाने का जो, जैसे आप जाते हैं ना पार्क से, ये पुल आता है विधिक्यार का जिसे हम कहते हैं, तो ये विधिक्यार झील जो है, इस पर ये जो पुल है इसको भाई उदय सिंह ने बनवाया था। पहले कैथल का लोग बाहर से आते थे, तो ये जो बस स्टैंड का, पुराने बस स्टैंड से रास्ता नहीं जाता है रेलवे गेट को, छात्रावास रोड जिसको कहते हैं, तो ये रास्ता होता था। तो भाई उदय सिंह ने ये पुल बनवाया। ये जिसे विधिक्यार का पुल कहते हैं। विधिक्यार झील कब की स्थापित है? देखिए विधिक्यार झील नहीं, ये तो तालाब है। अच्छा। एक्चुअली कि ये महाभारत कालीन है, तो यहाँ पर जो है इसका नाम है वृहद, ये तो बिगड़ के विधिक्यार बन गया। इसका वास्तविक नाम है वृहद केदार। भारत में 5 केदार तीर्थ हैं, तो ये उनमें से एक है। ये जो मंडी की तरफ जो ना, जहाँ चिल्ड्रन पार्क है, वहाँ पर बुर्जी, तो ये भाई उदय सिंह की पत्नी ने इसको बड़ा पक्का करवाया था। तो भाई उदय सिंह ने फिर ये किला बड़ा शानदार बनवाया। अंग्रेज अधिकारी वहाँ रहता था, क्या कहते हैं, अपने करनाल में रेजिडेंट, उसका नाम था डेविड आफ्टरनोनी। तो उसकी कोठी का जो नक्शा था वो लेके आए, तो उन्होंने इस महल, इसके अंदर क्या कहते हैं, अपने किले में उसी प्रकार का एक भव्य महल बनाया अपने रहने के लिए। अच्छा। यहाँ पर इस किले के अंदर तहसील का दफ्तर था, इस किले के अंदर जेल थी, इस किले के अंदर खजाने का दफ्तर था। तो इस किले के अंदर जो है ना, इवन जो है हमने अभी तक देखा है 1900 जिसे कहते हैं 80 तक यहाँ पर जो है तहसीलदार का, नायब तहसीलदार का रेजिडेंस, पुलिस स्टेशन तो अभी भी है। यहाँ पर जेल, इस जेल के बनने से पहले जेल यहीं पर थी। तो इतनी शानदार बिल्डिंगें बनाई। और फिर सबसे बड़ी बात है, इसके चारों तरफ ये जो तालाब है इसको पक्का करवाया गया। ये जो वृद्धाश्रम आप देखते हैं, पहले यहाँ पर एक बड़ा सुंदर महिला घाट था, और इसके चारों तरफ जिसे कहते हैं, ये इसको जो है ना वृहद केदार वहाँ तक था चिल्ड्रन पार्क में, तो ये उन्होंने दूर तक इसको लेके आए। ये एक प्रकार से सिक्योरिटी होती थी। पहले जो राजा लोग किला बनाते थे तो किले के बराबर में खाई खोद देते और उसमें पानी भर देते थे, जैसे लाल किले के साथ। यस। तो ऐसे ये भाई उदय सिंह ने, तो इस प्रकार जो है भाई उदय सिंह का काल जो है बड़ा था। अब कैथल का दुर्भाग्य, 14 मार्च 1843 को भाई उदय सिंह की डेथ हुई। भाई उदय सिंह का कोई बच्चा नहीं था।
भाई उदय सिंह अपने भतीजे को गोद लेना चाहते थे विश्वासर सिंह को, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं माने और अंग्रेजों ने 23 मार्च को आदेश कर दिया कि कैथल को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाया जाएगा। अच्छा। तो लेकिन कैथल की जो रानी थी मेहताब कौर वो नहीं मानी, तो उसका जो एक वजीर था टेक सिंह, तो कैथल के लोग भी नहीं माने। अंग्रेजों ने क्या किया कि सेना लेकर थियर्स अंग्रेज अधिकारी तो कैथल को चारों तरफ से घेर लिया, सभी 6 दरवाजों पर जिसे कहते हैं सैनिक बैठा दिए। लेकिन 10 अप्रैल को घटना घटी कि कैथल के लोगों ने हमला बोल दिया। हालांकि शुरू में तो पटियाला के राजा ने, जींद के राजा ने, नाभा के राजा ने ये कहा था कि हम मेहताब कौर की सहायता करेंगे, क्योंकि जिस मिसल के ये इनका खानदान एक ही है, राजा पटियाला का, राजा कैथल का, राजा नाभा का, राजा जींद का, कैथल का, इनका ये पुलकिया मिसल के सिख थे। लेकिन बाद में जब अंग्रेजों का दबाव पड़ा तो ये सब बजाय रानी को सपोर्ट करने के ये सब अंग्रेजों की तरफ चले गए और 15 अप्रैल को बड़ी भयंकर लड़ाई हुई और उसमें सैकड़ों लोग मारे गए और अंग्रेजों का कैथल पर अधिकार हुआ। 16 अप्रैल को कैथल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, फिर कैथल अंग्रेजों के अधीन चला गया। 1643 से 1843 से 1849 तक कैथल डिस्ट्रिक्ट था, अंग्रेजों ने इसको डिस्ट्रिक्ट बनाए रखा। 49 में इसको थरेसर में मर्ज कर दिया और फिर 62 में इस डिस्ट्रिक्ट के 2 टुकड़े करके एक कुछ अम्बाड़ा में मिला दिया और कुछ करनाल में। तो 1862 से फिर ये कैथल करनाल के अंडर रहा 1973 तक। 1973 में कुरुक्षेत्र जिला बना, कैथल उसके अंडर था। 1989 में 89 में कैथल खुद जिला बना। तो ये जो है ये इसका है। सर 1843 में कैथल अंग्रेजों के अधीन चला गया, तो पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ समय समय पर स्वतंत्रता आंदोलन चले, संग्राम चले, तो इसमें कैथल की कितनी भूमिका थी इन आंदोलन में? भारत में अंग्रेजी राज के खिलाफ जो भी संघर्ष हुआ, चाहे वो 1857 की महान स्वतंत्रता संग्राम था, आज़ादी का युद्ध था, गांधी के नेतृत्व में लड़े गए कांग्रेस के बड़े बड़े आंदोलन, आर्य समाज का आंदोलन, तो कैथल का हर आंदोलन में एक विशेष योगदान रहा। अंग्रेजी राज के खिलाफ पहली बार हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों ने एकजुट होकर हथियार उठाए 1857 में। तो अंग्रेजों को भगाने की कोशिश की जो नाकामयाब हुई, तो उसमें उससे कैथल अछूता नहीं रहा। तो कैथल के लोगों में ही बड़ा रोष था। तो हमारे कैथल के आसपास के देहात इलाके में, आपके राजौंद में, आपके पुंडरी में, आपके सीवड़ में, आपके क्योड़क में, आपके पाई में, आपके फतेहपुर में, इस पूरी बेल्ट में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ जिसे कहते हैं बड़े प्रदर्शन किए। उस वक्त सबसे जो बड़ी सरकार की इनकम होती थी वो रेवेन्यू होता था, राजस्व, भूमि कर। तो यहाँ के लोगों ने, आसपास के लोगों ने ये कहा कि हम भूमि कर नहीं देंगे और कई अंग्रेजी आदेश मानने से कई जगह पर इनकार कर दिया। तो अंग्रेजों ने यहाँ पर जो है ना सेनाएं भेजी, खुद करनाल का डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर आया। तो उसके बाद पूरे इलाके में अंग्रेजों ने धरपकड़ की, लोगों को पकड़ा भी गया, कई जगह लोगों पर बड़े अत्याचार भी हुए। तो यहाँ की एक 1857 की एक बड़ी प्रसिद्ध घटना है। ये जो आप मुंदड़ी नहर है, यहाँ पर रेस्ट हाउस होता था सरकार का। तो यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी ठहरे हुए थे। तो उससे अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर ठहरे हुए थे, करनाल का डिप्टी कमिश्नर भी यहाँ पर था। तो ये जो लोग, अंग्रेजों ने लोगों पर बड़े जुल्म किए थे, कई जगह पर कोड़े बरसाए थे, लाठियां मारी गई थी, बेरहमी से लोगों को पीटा गया था। तो एक फतेहपुर का युवा गिरधर आलूवालिया,
वो आया और उसने एक अंग्रेज अधिकारी को देखा जो बाहर घूम रहा था, उसने उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। दूसरा अधिकारी जब उस पे आया बचाव में तो उसको ही मार दिया। जैसे ये खबर अंदर पहुंची तो अंग्रेजों में बड़ी दहशत हो गई। अंग्रेजों को लगा कि ये तो एक चिंगारी है, कहीं ये ज्वालामुखी ना पड़ जाए। करनाल का डिप्टी कमिश्नर 250 सैनिकों के साथ उसने जाकर पूरे फतेहपुर गांव को घेर लिया और ये कहा कि जिसने ये वारदात की है या तो उसको हमारे हवाले कर दो, वरना हम पूरे गांव का मड़िया मेट कर देंगे, हम किसी बच्चे को भी नहीं बख्शेंगे। तो गिरधर वाले आलूवालिया ने उस वक्त ये महसूस किया कि भाई अगर मैं अगर इनके सामने नहीं गया तो बेगुनाह बहुत लोग मारे जाएंगे। उसने आत्मसमर्पण कर दिया। तो गिरधर वालिया को लेकर जो है अंग्रेज अधिकारी कर्मचारी आए, तो वो जो है जब वहां से गुंदड़ी रेस्ट हाउस से कैथल की तरफ चल रहे थे तब तक ये खबर चारों तरफ फैल चुकी थी। तो आसपास के इलाकों से बहुत से ग्रामीण, गंडासे, जेड़ी, भाले, जिसके पास कुल्हाड़ा, जो लठ, जो चीज थी जिसके पास, वो लेकर आ गए। तो अंग्रेज सरकार, अंग्रेज पुलिस डर गए। तो उन्होंने ये मुंडरी और कैथल के बीच में एक जगह है, वहां पर काली मिट्टी होती थी, बुरी तरह से गिरधर आलूवालिया को गोली मार मार कर उसकी हत्या कर दी। उस दिन रक्षाबंधन का दिन था और आप ये देखिए कि आलूवालिया की शहादत हुई थी। तो उस दिन से लेकर और जिस दिन ये स्टैचू लगा है जिस साल, उस साल तक उनके गोत्र के लोगों ने कभी रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया। जब सरकार ने उनको शहीद का दर्जा दिया और ये पुंडरी चौक में गिरधर आलूवालिया की प्रतिमा लगी, तब जाकर जो है उनके गोत्र के लोगों ने रक्षाबंधन शुरू किया। 1857 के बाद जो है 1885 में कांग्रेस बनती है। तो उसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व में पहला जो आंदोलन है वो रोल टैक्ट के खिलाफ हुआ और ये रोल टैक्ट जो है 1919 में आया। रोल टैक्ट क्या था कि प्रथम महायुद्ध में, विश्व महायुद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों की बहुत सहायता की थी और अंग्रेजों ने तब ये कहा था कि हम डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, प्रजातंत्र के लिए लड़ रहे हैं। अगर अंग्रेज हार जाता है तो प्रजातंत्र दुनिया से खत्म हो जाएगा। अब इंग्लैंड जो है प्रजातंत्र की जननी है, तो भारतीयों को यह था कि भी इंग्लैंड हमें कंसेशन देगा, इंग्लैंड हमें सुधार देगा, हमारे देश में डेमोक्रेसी आएगी। तो महात्मा गांधी ने खुद 10 लाख जिसे कहते हैं रुपया चंदे का इकट्ठा करवाया था और अंग्रेजों ने गांधी जी को केसर हिंद का खिताब और गोल्ड मेडल दिया था। तो लेकिन जब ये आंदोलन खत्म, ये युद्ध खत्म हो गया तो उसके बाद उस समय क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत बढ़ गई थी अंग्रेजों के खिलाफ, क्रांतिकारियों ने। तो क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए, क्रांतिकारियों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए अंग्रेजों ने जस्टिस रोल्ट की अध्यक्षता में कुछ कानून बनाए। इसमें यह था कि भी किसी भी व्यक्ति को बगैर किसी जिसे कहते हैं अपील दलील के कितने दिन तक सरकार कैद में रख सकती है। तो इस काले कानून का सारे देश में विरोध हुआ। वो ये कि भी जगह जगह पर भाई ये हुआ कि भी 6 अप्रैल को सारे देश में हड़ताल की जाएगी। 6 अप्रैल 1919 को ये हड़ताल एक दिन पहले हो गई, 6 दिन पहले 30 मार्च को हो गई। अब उन दिनों भाई ये समाचार पत्र भी इतने नहीं होते थे, टेलीविजन वगैरह की तो बात बहुत दूर की है, कई लोगों को पता नहीं लगा। तो पंजाब में बहुत जगह बड़े प्रदर्शन हुए। तो वहां पंजाब में अंग्रेजों ने जुल्म भी लोगों पर बहुत किए। तो पंजाब में जो ये जगह जगह पर जुल्म हुए तो इसके अगेंस्ट जो है जो सारे देश में एक आंदोलन हुआ। गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया। जब गांधी आ रहे थे, गांधी जी को पलवल के स्टेशन पे ही पकड़कर पुलिस ने कहा भी आप पंजाब में नहीं जा सकते। उस वक्त तो हिसार हरियाणा पंजाब का पार्ट था। तो उस वक्त 7 अप्रैल 1919 को
हमारे कैथल में कोई जिसे कहते हैं पार्टी नहीं, कोई संगठन नहीं, किसी भी दल का नेतृत्वहीन वहाँ पर एक युवा जिसे कहते हैं महाशय काकाराम गुप्त, उनके नेतृत्व में युवाओं ने जुलूस निकाला बड़ा जबरदस्त, सारे बाजार बंद करा दिए और रेलवे स्टेशन तक गए और काफ़ी जिस जगह पर तोड़ फोड़ की। उससे अगले दिन फिर ऐसी ही कार्रवाई, यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन जो है कैथल का, इसको बड़ा भारी नुकसान पहुंचाया गया। यहाँ पर एक मालगाड़ी खड़ी थी, उसके कई जो है वो जो किवाड़ जो थे लोहे के हालांकि थे, उनको नुकसान पहुंचाया गया। जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया। खंबे थे उनको तोड़ा गया, सरकारी खंभों को। तो इस प्रकार जो है कैथल के लोगों ने रोल टैक्स के विरुद्ध अपना एक रोष जो है व्यक्त किया। यहाँ पर विधिवत 1920 में कांग्रेस की स्थापना होती है। मिस्टर देशबंधु गुप्ता कांग्रेस के ऑब्जर्वर के रूप में आए और यहाँ पर कैथल में कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई। उसमें पंडित अमरनाथ शर्मा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बाबू गणपत राय, महाशय हंसराज, महाशय काकाराम संगठन मंत्री थे, बालकिशन गुप्त, नराताराम भल्ला, दीन मोहम्मद, फतेह मोहम्मद, मोहम्मद यूनुस। तो ये जो है प्रमुख अग्रणी नेता थे। देवी दयाल ठठेरा। तो इस प्रकार जो है कांग्रेस यहां पर बढ़ी। 1920 में ही गांधी जी ये असहयोग आंदोलन शुरू होने से पहले भिवानी आए थे। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी निकीराम शर्मा जी ने बहुत बड़ा जलसा किया था और उसमें सारे इस एक क्षेत्र के लोग पहुंचे थे। गांधी जी को कई हजार की 21,000 की थैली भेंट की गई थी। आप ये देखिए कि उस टाइम जब रुपया देखने को नहीं मिलता था तो कैथल से 600 रुपये कलेक्ट करके माशा काकाराम सैकड़ों युवाओं को लेकर बैलगाड़ियों में और दूसरी भिवानी पहुंचे थे। गांधी जी को 2 किलोमीटर लंबे जुलूस में लाया गया था। गांधी जी ने अमृतसर सेशन में भिवानी रैली की बड़ी तारीफ की थी। उसके बाद ऐसे आंदोलन के अंदर जो है कैथल के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कैथल के युवाओं की बड़ी भागीदारी थी। तो बालकिशन गुप्त, माशा काकाराम और जिसे कहते हैं दीन मोहम्मद, फतेह मोहम्मद, हंसराज, इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनको कई दिन जेल में रखा गया। उसके बाद कैथल में कई बड़े प्रसिद्ध नेता भारत के यहाँ पर आते रहे, जिनमें श्रीमती सरोजनी नायडू कैथल आई, लाला लाजपत राय जो पंजाब में आज़ादी के बाद पहले चीफ मिनिस्टर बने, गोपीचंद भार्गव, ठाकुरदास भार्गव, निकीराम शर्मा, आचार्य श्रीराम शर्मा। तो ये जो है बहुत बड़े बड़े नेता थे। तो ये समय समय पर कैथल आते रहे। एक बार तो सुभाष चंद्र बोस जी का प्रोग्राम भी, कार्यक्रम भी कैथल था, लेकिन उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई तो वो कैंसिल करना पड़ा। 1930 से 34 तक सविनय आंदोलन चला। इसमें विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुआ। तो कैथल के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कैथल में जब कई दिन तक लगातार जुलूस निकलते रहे, अंग्रेजी राज मुर्दाबाद के खिलाफ हड़तालें होती थी, प्रदर्शन होते थे, बाजार बंद करवाए जाते थे। और इसमें एक बड़ा रोचक किस्सा महाशय काकाराम का है। महाशय काकाराम कांग्रेस के सबसे जुझारू नेता थे। महाशय काकाराम के पिता जो है कपड़े के सबसे प्रसिद्ध व्यापारी थे कैथल के। महाशय काकाराम जी ने अपने पिता को कहा, जहाँ ये पुरानी मंडी का रेलवे गेट है, तो इसके अंदर जो है छोटी मंडी में उनकी दुकान होती थी कपड़े की बहुत बड़ी। तो उन्होंने कहा, पिताजी मैं जाकर आज दुकान खोल देता हूँ। उनके पिताजी ने तो ये समझा कि लड़का शायद अब ठीक लाइन पे आ गया है, तो उसने उनको चाबियां दे दी। माशा काकाराम जी गए, जाकर दुकान खोल ली और दुकान का जितना भी कपड़ा था सारा निकाला विदेशी। और ये जो पुरानी मंडी का रेलवे गेट है यहाँ पर जिसे कहते हैं वो रखा। और इनकलाब जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, अंग्रेजी राज मुर्दाबाद, और विदेशी कपड़े की पूरे कपड़े को आग लगाने माशा काकाराम को गिरफ्तार कर लिया गया। माशा काकाराम को 1 साल जेल में रखा सविनय आंदोलन।
उसके बाद आप ये देखें कि 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन जब लाहौर में हुआ और वहां पर जवाहरलाल नेहरू पहली बार युवा अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंत्रता का सब प्रस्ताव पास हुआ, तो ये कहा गया कि भी ये दिसंबर में हुआ था, तो ये हुआ भी 26 जनवरी को आजादी का दिवस मनाया जाए और हर जगह पर जो है तिरंगा झंडा लहराया जाए। तो 26 जनवरी 1930 को कैथल में झंडा लहराया गया कांग्रेस का तिरंगा। महाशय हंसराज थे, उन्होंने एक देशभक्ति की कविता पढ़ी, महाशय हंसराज जी को गिरफ्तार कर दिया, 3 महीने उनको जेल में रखा। अगले दिन फिर भयंकर जुलूस निकला और बहुत बड़ा जुलूस निकला, जबरदस्त प्रदर्शन था। सरकार ने लाठीचार्ज किया, बाल मुकुंद जी को 8 महीने की कैद हुई। माशा काकाराम ऑलरेडी को उनको जेल थी उनके, और 6 महीने और बढ़ा के 1.5 साल कर दी गई। तो दीन मोहम्मद जिसे कहते हैं 7 महीने। देवी दयाल ठठेरा तो पकड़े ही नहीं गए, देवी दयाल ठठेरा को पुलिस पकड़ने गई। ये छत्ता लक्ष्मण दास शहर के अंदर उनका मकान होता था, वो पिछली छत पे चढ़ कर पहले मकान एक दूसरे से मिले होते थे, उससे कूद के वो तो अंग्रेजों के हाथ ही नहीं आए। तो इस प्रकार जो है सब इंडिया अवज्ञा आंदोलन में कैथल की बड़ी जबरदस्त भागीदारी थी। 1937 में कैथल में एक आंदोलन और हुआ, और वो था भाई आर्य समाज का आंदोलन। आर्य समाज की ने का हमारे भारत में बहुत जबरदस्त योगदान है। हुआ ये था कि निजाम हैदराबाद दक्षिण की सबसे बड़ी रियासत थी। निजाम जो है वो मुसलमान था, प्रजा हिंदू थी। वो जो है हिंदुओं पर, हिंदी भाषा पर, उनकी जुबान तो उन पर जो उनके प्रति उसके बड़े कट्टर विचार थे। तो उसके खिलाफ यानी कि आर्य समाज ने आंदोलन किया। तो कैथल से कई जत्थे गए। पहला जत्था माशा काकाराम लेकर गए और उसमें बहुत लोगों ने गिरफ्तारी दी। क्योड़क गांव के 67 आदमी अलग अलग समय पर निजाम के अगेंस्ट आंदोलन में गए, जिनको वहां पर गिरफ्तार किया गया। और कैथल के जितने भी आंदोलनकारी थे इनको औरंगाबाद जेल में रखा जाता था। उसके बाद जो है फिर माशा ब्रिजलाल के नेतृत्व में जत्था गया। तो कैथल से कई जत्थे गए। तो इस प्रकार जो है अल्टीमेटली निजाम को आर्य समाजियों की, सत्याग्रहियों की मांग के आगे झुकना पड़ा और उनकी सारी मांगें मान ली गई और उनको 1939 में सबको बाइज्जत रिहा किया गया। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होता है। क्विट इंडिया मूवमेंट में फिर जगह जगह पर प्रदर्शन हुए। यहां पर इतना बड़ा शानदार प्रदर्शन हुआ कि सारा शहर बंद हो गया और शहर में उस समय के लोगों ने माशा काकाराम जी ने अपनी डायरी में लिखा कि भी इतना बड़ा विशाल जुलूस आज तक कैथल में नहीं निकला। माशा काकाराम को गिरफ्तार करके मुल्तान जेल में डाल दिया। माशा राताराम भल्ला, ये अग्रवाल धर्मशाला जो है इसके सामने उनका छोटा सा होटल होता था, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। फग्गू राम बड़े छोटे साधारण से व्यापारी थे, लड्डू बेचते थे, उनको जेल में डाल दिया। दीन मोहम्मद, फतेह मोहम्मद, तो बाल मुकुंद, माशा हंसराज, बहुत लोगों को जेल में डाल दिया। तो लेकिन ये आंदोलन चलता गया, आंदोलन रुका कि नहीं। सरकार पकड़ती थी, उससे अगले दिन और बड़ा जुलूस निकलाता था, उनको पकड़ती थी, उससे अगले दिन निकलाता था। और इसके अंदर एक बड़ी रोचक घटना ये हुई, जो बड़ी एक अनोखी और जिसे कहते हैं महत्वपूर्ण घटना है, अद्भुत घटना है, जिसको सुनकर और पढ़कर शरीर बड़ा रोमांचित हो जाता है कि ये जो गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पर नगर पालिका के सामने, तो यहाँ पर फुटबॉल की स्कूल की जो टीम थी उसके जो सदस्य थे वो बाहर आ गए और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे और उनकी देखा देखी सारे स्कूल के बच्चे बाहर आ गए और सारे शहर में जुलूस निकालने लगे। ये हमारे एक विद्यार्थी हैं रतिरमन शर्मा, उनके पिताजी महेंद्र शर्मा, अब तो उनका स्वर्गवास सोचो, वो खुद फुटबॉल की टीम के एक सदस्य थे। अब छोटे छोटे बच्चे सारे शहर में जुलूस निकाल रहे हैं, अंग्रेज पुलिस बेबस, अब बच्चों पे लाठीचार्ज भी नहीं कर सकते। तो इन्हीं की अभिप्राय क्या है कि देश के
आजादी के लिए भारतीयों के मन में जहां पर बड़े संघर्ष हुए, कैथल के चाहे युवा थे, चाहे बच्चे थे, चाहे बड़े थे, चाहे बूढ़े थे, सब में एक बड़ा जबरदस्त जज्बा था। माशा काकाराम जी ने वहां पर जेल में जो कैदियों को खाना मिलता था वो अच्छा नहीं था। माशा काकाराम जी ने अनशन कर दिया कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो छठे दिन उनकी हालत खराब हो गई। जब उनकी हालत खराब हुई तो अंग्रेज पुलिस यहां पर गई। पंसारिया मोहल्ले में उनका मकान था। उनकी पत्नी को और उनकी बड़ी बेटी को लेकर वहां पर गए, मुल्तान जेल में थे, और उन्होंने उनको कहा कि आपकी सेहत कुछ भी आपको हो सकता है। तब उन्होंने जाकर, अंग्रेजों ने उनकी बात मानी, फिर उन्होंने जाकर अपना अनशन तोड़ा। उसके बाद उनको माशा काकाराम को राजकोट जेल में शिफ्ट कर दिया। तो 1942 में भी भारत कैथल के लोगों का जबरदस्त योगदान है, और यही हमारे देशभक्तों की कुर्बानियां, इनके संघर्ष रंग लाए। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, और उस दिन हमारे बुजुर्ग सुनाया करते हैं, मैं तो बहुत छोटा था, पैदा भी नहीं हुआ था, मेरे दादा 1912 में हिंदू स्कूल के पहले अध्यापक थे। तो उन्होंने वो बताते कि भाई शहर में मुनादी हो गई थी, कोई घर ऐसा नहीं था जो आज़ादी के जुलूस में ना गया हो। लोगों में अपार जोश था, गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाते हुए छज्जू कुंड पर पहुंचे। ये हिंद सिंध के सामने जो मंदिर है ना, बहुत बड़ा सर्कला, तो यहाँ पर बस्ती थी। तो यहाँ पर जो है माशा काकाराम जी ने 15 अगस्त 1947 को, जब जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ झंडा लहरा लिया, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर झंडा लहराया। और ये जो है भारत के महान क्रांतिकारियों का, देशभक्तों का, स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा हुआ, और इसमें कैथल का भी एक बड़ा योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया है और कैथल के बारे में वो जानकारियां दी जो हम जैसे युवाओं को या बहुत से अन्य लोगों को नहीं पता थी। आगे भी हम इस सिलसिले में कैथल की राजनीति पे या अन्य टॉपिक पे आपसे जरूर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।